हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर प्लियोट्रॉपी पे। प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म हम लोग किसे कहते हैं। अगर हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करें कि मेंडल जो कह रहे थे वहाँ पे बोल रहे थे कि एक जीन है जो डोमिनेंट या रिसेसिव इफेक्ट दिखाएगा। डोमिनेंट वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिखाएगा और रिसेसिव इफेक्ट जो होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल एलील पढ़ा। कई सारे वहां पर एलील हैं जो एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। मल्टीपल एलील्स एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। मेंडल केस में एक जीन एक इफेक्ट हम कह सकते हैं, लेकिन प्लियोट्रॉपी क्या कहती है। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है, एक जीन एक से ज्यादा भी नहीं हम बोल सकते, दो से ज्यादा इफेक्ट शो कर रहा है ना। एक जीन है जो दो या दो से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। और इस तरह के जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। इसे सबसे पहले मेंडल ने ऑब्जर्व किया था जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और पी प्लांट पे, ठीक है, पी प्लांट पे जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब वहां पे उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था। तो प्लियोट्रॉपी या हम लोग प्लियोट्रॉपिज्म किसे कहेंगे, जब कोई जीन, व्हेन अ जीन हैज मल्टीपल phenotypic एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब एक जीन है, ये हम क्रोमोसोम एक बना लेते हैं, ये हमारा क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर मान लेते हैं ये एक जीन है, कोई भी जीन XYZ कुछ भी लिख देते हैं। अब ये होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो कोई एक इफेक्ट देगा। जैसे मेंडल केस में टॉल, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों ही तरह के जो एलील कॉम्बिनेशन था वो टॉल ही प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, ये एक्स जीन है तो ये एक ट्रेट को तो शो करेगा ही, है ना, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ट्रेट्स को शो करेगा। अब यहां दो से ज्यादा ट्रेट, सिंगल जीन, ये जीन जो है सिंगल जीन है जो इस पर्टिकुलर लोकस पे पाया जा रहा है क्रोमोसोम के, दो से ज्यादा ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस जीन को हम लोग नाम देंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस इफेक्ट को या इस फेनोमेना को हम लोग नाम देंगे प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। ओके, तो मल्टीपल ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह कि हो सकता है कोई एक ट्रेड ज्यादा एविडेंट हो, ठीक है, मोस्ट एक्सप्रेसिबल हो, ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, वहीं ये लेस एक्सप्रेस हो रहा है, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन एक्सप्रेशन होगा जरूर कुछ ना कुछ। तो डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ जीन हैज टू और मोर phenotypic इफेक्ट इन अ ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह के फीचर्स को हम लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अब वजह क्या है, देखिए हम लोगों को पता है कि जो हमारा जीन है या जिसे हम लोग पार्ट ऑफ डीएनए कहते हैं, ये अल्टीमेटली बनाता क्या है, ये अल्टीमेटली प्रोटीन या एंजाइम की सिंथेसिस करता है ना। और ये प्रोटीन और एंजाइम्स जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मतलब कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेसेस अगर वो चलना बंद हो जाए हमारे शरीर के अंदर या किसी एक सेल के अंदर ही, तो बॉडी की जो फंक्शनैलिटी वो अचानक से शट ऑफ कर जाएगी या धीरे धीरे रुक जाएगी। कोई प्रोटीन या एंजाइम्स एक से ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर इस एंजाइम के बनने में कोई प्रॉब्लम हो जाए या इस प्रोटीन के बनने में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो मल्टीपल मेटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्टेड होंगी, है ना, मल्टीपल मेटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्टेड होंगी। तो जब मल्टीपल मेटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्टेड होंगी तो
हर इफेक्ट का कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन नजर आएगा, कुछ ना कुछ फिनोटाइप नजर आएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो जब मल्टीपल इफेक्ट नजर आ रहा है तो किसकी वजह से? इस एक एंजाइम की कमी की वजह से। इस एक एंजाइम को बनाने वाला जीन में अगर डिफेक्ट हो जाएगा तभी ये सिचुएशन हो सकती है कि ये ना बने, नो फॉर्मेशन। तो मल्टीपल मेटाबॉलिक प्रोसेस भी डिस्टर्ब होगी और हमको डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट दिखाई देंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स, तो कई सारे एग्जाम्पल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन में भी और अदर ऑर्गेनिज्म में, जो प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म को सपोर्ट करते हैं। जैसे फेनाइल कीटोन यूरिया, इसको हम लोगों को डिसऑर्डर में पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया, इसे भी हम लोग को डिसऑर्डर में पढ़ना है आगे। दोनों ही ह्यूमन रिलेटेड डिजीज हैं। इसके अलावा कॉटन प्लांट में, पी प्लांट में, ड्रोसोफिला की आई में, ड्रोसोफिला आई। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग PKU फेनाइल कीटोन यूरिया को डिस्कस करते हैं। फेनाइल कीटोन यूरिया है क्या? दिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, हम लोग किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है, प्लियोट्रॉपी में। यानी इस डिसऑर्डर में एक से ज्यादा इफेक्ट आपको फिनोटिपिक इफेक्ट नजर आएंगे, तभी तो प्लियोट्रॉपी की कंसेप्ट यहां पे क्लियर होगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब ये डिजीज तब होगी जब इसके दोनों ही एलील या दोनों ही जीन जो दो क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएं, दोनों ही डिफेक्टिव हो जाएं। तो जो डिफेक्टिव जीन है, डिफेक्टिव जीन ये लोकेट करता है क्रोमोसोम नंबर 12 पर। 12वां क्रोमोसोम जो हमारा है उसी पर इसके डिफेक्टिव जीन दिखाई देते हैं। तो दिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और इसके डिफेक्टिव जीन कहां दिख रहे हैं? 12वें नंबर के क्रोमोसोम पर। ये बाई बर्थ डिजीज है। क्या है? बाई बर्थ डिजीज है, यानी पैदा होने के साथ ही ये प्रॉब्लम है। इनबॉर्न डिजीज जिसे हम लोग कहते हैं, बाई बर्थ रहती है। अब फेनाइल कीटोन यूरिया एग्जैक्टली है क्या, समझते हैं। यहां पर ये जो क्रोमोसोम है, इस पे जो पर्टिकुलर जीन है, ये जीन बनाता है एक एंजाइम्स को जिसे हम लोग फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज या शॉर्ट में इसको PAH लिख देते हैं, PAH। ठीक है, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कौन बना रहा है? क्रोमोसोम नंबर 12 पे अगर जीन नॉर्मल है ना, डिफेक्टिव नहीं है, तो ये एंजाइम को बनाता है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। जैसे इसके पहले मैंने बताया है, ये कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है? ये कन्वर्ट करता है, दिस कन्वर्ट फेनाइल एलानिन अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेगा एक दूसरे अमीनो एसिड में, जिसको हम लोग टायरोसिन अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। ओके, तब जब ये नॉर्मल है, डिफेक्टिव नहीं है, और फिर टायरोसिन आगे के मेटाबॉलिक प्रोसेस में जहां जहां इसका इस्तेमाल होना है, प्रोटीन सिंथेसिस में और भी कहीं पे यूज होगा। लेकिन अगर इस जीन में डिफेक्ट आ जाए, अगर ये डिफेक्टिव हो जाए, तो अगर ये डिफेक्टिव हो गया तब होगा क्या? नो एंजाइम। अब एंजाइम बना नहीं
तो एंजाइम बना नहीं तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा, किसमें, टायरोसिन में। तो अब होगा क्या, जब नो एंजाइम प्रोडक्शन हुआ है ना, नो एंजाइम प्रोडक्शन, देन फेनाइल एलानिन क्या होगा, एक्यूमुलेट करेगा हमारी बॉडी में, है ना, एक्यूमुलेटेड इन बॉडी, ठीक है। और ये फिनाइल पाइरूवेट साथ ही साथ अदर रिलेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बदलना किसमें था, इसको टायरोसिन में, बदल गया किसमें, फेनाइल पाइरूवेट में, साथ ही साथ फेनाइल एलानिन एज सच एक्यूमुलेट होगा और दूसरे कंपाउंड में। अब इसका फिनोटाइपिक इफेक्ट क्या नजर आने वाला है, इसके एक्यूमुलेशन से हमारी बॉडी में जो इफेक्ट्स आने वाले हैं या डिसऑर्डर हम जिसे कह रहे हैं, वो कोई एक नहीं होंगे, मल्टीपल होंगे। जैसे एक तो पुअर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन बाय किडनी, किडनी क्या करेगी, इसको एक्सक्रीट करेगी पुअर रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से, इसीलिए हम लोग इसको फिनाइल कीटोन यूरिया भी बोल रहे हैं, ओके। क्योंकि किडनी काम क्या होता है, यूरिन का एक्सक्रीशन करना, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करना। साथ ही साथ डिक्रीज्ड इन आई एंड हेयर पिगमेंटेशन, आई में नहीं होगा, स्किन में होगा, स्किन, ठीक है। क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये मेलानिन की सिंथेसिस को रेगुलेट करती है, और हमारी स्किन का कलर या हेयर का जो कलर है ये मेलानिन के बनने पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना ज्यादा स्किन में डार्कनेस होगी, हेयर में डार्कनेस होगी, कालापन होगा। तो जब पिगमेंट बनेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि स्किन और हेयर पिगमेंटेशन रिड्यूस कर जाएगा। साथ ही साथ इसके एक्यूमुलेशन की वजह से नर्वस डैमेज होगा। क्या होगा, नर्वस डैमेज होगा। मतलब जो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड, नॉट इन्फेक्टेड, कोई इन्फेक्शन तो है नहीं यहां, अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा इस डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म की वजह से, उसमें ये डिफरेंट इफेक्ट नजर आएंगे। तो जीन एक डिस्टर्ब हुआ, ये एक जीन डिस्टर्ब हुआ, एक एंजाइम नहीं बना, और इस एंजाइम के नहीं बनने से इतने ज्यादा इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा प्लियोट्रॉपी का, जिसे हम लोग फेनाइल कीटोन यूरिया कह रहे हैं, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल अपना है सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया, अब एनीमिया वर्ड है तो समझ में आ रहा होगा, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे हीमोफीलिया, थैलेसेमिया ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है ह्यूमन में, उसी तरह से सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। यहां पे कॉन्सेप्ट हमारा प्लियोट्रॉपी ही चल रहा है, ये ध्यान रखना है। इसके लिए जो डिफेक्टिव जीन है, डिफेक्टिव जीन ये लोकेट करता है, लोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। किस क्रोमोसोम पे, 11वें पे। इसके पहले कहां पे मिल रहा था, फिनाइल कीटोन यूरिया में डिफेक्टिव जीन 12वें नंबर क्रोमोसोम पे। सीकल सेल एनीमिया में एग्जैक्टली होता क्या है, यहां पर आरबीसी का शेप सीकल में चेंज हो जाता है, सीकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है अंडर लेस ऑक्सीजन टेंशन, है ना। कब हो रहा है, लेस ऑक्सीजन टेंशन। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो जब तक दोनों डिफेक्टिव जीन, है ना, जब तक दोनों जीन डिफेक्टिव नहीं होते हैं तब तक ये डिसऑर्डर नहीं होगा। हेट्रोजाइगस में कैरियर होगा, फेनाइल कीटोन यूरिया में भी हेट्रोजाइगस क्या होगा, कैरियर होगा।
अब इसकी वजह क्या है, ये आरबीसी शेप सीकल शेप में क्यों हो जा रहा है भाई, मतलब ये एक नॉर्मल शेप पाया जा रहा है और ये इस तरह से हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है डिस्टर्ब हो जाएगी इंडिविजुअल की। ये नॉर्मल आरबीसी का शेप है, नॉर्मल आरबीसी है, और ये कैसी है, सीकल सेल एनीमिक शेप आरबीसी है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जीन म्यूटेशन हो रहा है, जीन म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर। ठीक है, सिंगल बेस पेयर, और ये म्यूटेशन जो होता है ये सब्स्टिट्यूशन टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन, जहां पर एडेनिन को या थाइमिन को रिप्लेस किया जाता है बाय द एडेनाइन। जब लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इसको देखेंगे, फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर समझ लेते हैं। तो सिंगल जीन म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो कोडॉन चेंज हुआ है वो एक्चुअल में कोडिंग करता है ग्लूटेमिक एसिड की, लेकिन चेंज होने के बाद वो कोडिंग कर रहा है वैलिन की। किसकी कोडिंग कर रहा है, वैलिन अमीनो एसिड की, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन डिफेक्टिव हो जा रहा है। अब इस वजह से जो शेप है आरबीसी का, शेप ऑफ आरबीसी वो किस में चली जा रही है, इस तरह से हो जा रही है, सिकल शेप में हो जा रही है, हसिया आकार है ना, चांद की तरह से है, हाफ मून आप कह सकते हैं। नाउ इसके जो डिफेक्टिव जीन है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, HBS, ये डिफेक्टिव जीन है, दिस इज द सीकल सेल एनीमिक जीन। वही नॉर्मल जीन जो है उसको हम लोग इससे दिखाते हैं, HBA, ये क्या है, नॉर्मल जीन है। ठीक है, ये नॉर्मल जीन है। तो अगर कंडीशन सपोज करते हैं, जीन हमारे पास एक ही नॉर्मल जीन जो है वो ये है, और इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो कितने तरह के इफेक्ट हमको दिख रहे हैं, मल्टीपल यहां पे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर कॉम्बिनेशन ये वाला है HBA, तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी, एक इफेक्ट आया। अगर कंडीशन ये वाली है तो ये क्या होगा, कैरियर होगा, है ना, ये क्या होमोजाइगस नॉर्मल है, ये हेट्रोजाइगस कैरियर है। और अगर कंडीशन ये वाली हो जाए HBS, तो ये पेशेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा। और इस तरह के इंडिविजुअल बर्थ के कुछ समय बाद मर जाते हैं, बचते नहीं है, डेथ हो जाती है उनकी। तो आपको यहाँ डिफरेंट इफेक्ट दिख रहा है, नॉर्मल, कैरियर और पेशेंट, जीन एक ही है लेकिन उसमें म्यूटेशन की वजह से। तो ये एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया इन प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब हमारे एग्जांपल है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इन पी सीड। यहां पर हमारे पास जीन एक है कैपिटल बी, ठीक है, इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रेगुलेट करता है स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस इन द पी सीड, मटर के बीज में। तो जिस तरह से स्टार्च के ग्रेन बनेंगे उसी हिसाब से उसका शेप भी निर्धारित होगा, उसी तरह से रेगुलेट होगा। और इसका रेगुलेशन डिपेंड करेगा इस जीन के कॉम्बिनेशन पे, इस जीन के कॉम्बिनेशन पे। इसके दो एलील हैं, एक है कैपिटल बी तो होगा ही, और दूसरा स्मॉल बी। अब ये एलीलिक कॉम्बिनेशन कितनी तरह से दिख सकता है, एक कॉम्बिनेशन तो अपने पास ये हो सकता है कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन, दूसरी कैपिटल बी स्मॉल बी, और थर्ड वन स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये तीन कॉम्बिनेशन हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो
तीनों डिफरेंट फिनोटिपिक इफेक्ट को शो करेंगे, अलग अलग। जीन एक है लेकिन फिनोटिपिक इफेक्ट फिर से यहां पे क्या हो गए, दो से ज्यादा हो गए। तो प्लियोट्रॉपी यहां पे भी आपको दिखेगी। जैसे कैपिटल बी भी जीन क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा, प्रमोट सिंथेसिस ऑफ लार्ज स्टार्च ग्रेन रिजल्टिंग सीड शेप इज राउंड एंड लार्ज। दोनों ही होगा, राउंड भी होगा और लार्ज भी होगा। इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, मान लेते हैं ये बना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये तैयार हो गया है। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये वाला यहां पे भी स्टार्च सिंथेसिस हो रही है, लेकिन इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन सिंथेसाइज। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, जो शेप है वो तो राउंड हो रहा है, शेप इज राउंड, बट साइज इंटरमीडिएट हो रही है, इंटरमीडिएट साइज की। अब इंटरमीडिएट साइज का मतलब यहां पर क्या है भी हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं ये बन रहा राउंड है लेकिन इंटरमीडिएट साइज है इसकी, है ना, तो ऐसे बना देते हैं। और लास्ट के केस में अगर हम लोग देखें, लास्ट केस में यहां पे दोनों रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में स्मॉल, ऐसा नहीं कि स्टार्च ग्रेन नहीं बनेंगे, लेकिन स्मॉल स्टार्च ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो शेप ऑफ सीड रिंकल हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, और स्मॉल भी रहेगा, मतलब कुछ शेप इस तरह से निकल कर आएगा, ऐसे सिकुड़ा हुआ, है ना, इस तरह से निकल कर आएगा सिकुड़ा हुआ। तो अब यहां इफेक्ट आप देखिए, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा इफेक्ट दिख रहे हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन जो अपने पास है, ये रिप्रेजेंट करती इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, यानी कि बीच का एकदम फीचर निकल के आ रहा है, इंटरमीडिएट फीचर। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पिंक निकल गया था, तो यहां इस सिचुएशन में ना ही ये इस तरह से बड़ा और राउंड हो रहा है, और ना ही सिकुड़ के छोटा हो रहा है, बीच का आ जा रहा है ना। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा है स्टार्च सिंथेसिस इन द पी सीड विच रिप्रेजेंट प्लियोट्रॉपिक फेनोमेना। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी हम लोग को पी में ही देखना है, पी प्लांट में, इन पी प्लांट, ठीक है। अभी तो सीड वाला देखा था, एक और देखते हैं। जैसे यहां पे एक प्लियोट्रॉपिक जीन है, प्लियोट्रॉपिक जीन, ये प्लियोट्रॉपिक जीन फ्लावर के कलर को रेगुलेट करती है, लेकिन साथ ही साथ ये और भी कुछ फिनोटिपिक इफेक्ट कॉज कर रही है। जैसे जो सीड का कोट है, सीड कोट, उसके कलर को, ठीक है, ग्रीन होगा कि येलो होगा, उसको भी रेगुलेट कर रहा है। दिस प्लियोट्रॉपिक जीन रेगुलेट फ्लावर कलर, वायलेट हो सकता है या व्हाइट हो सकता है, सीड कोट कलर ग्रीन हो सकता है या येलो, उसी तरह से यहां पर व्हाइट या वायलेट, ठीक है, फ्लावर कलर ये लोग पढ़ते हैं पी में। साथ ही साथ रेड स्पॉट्स ऑन लीफ एक्सिल्स, जो लीफ के एक्सिल्स हैं, है ना, वहां पर
रेड कलर को भी ये रेगुलेट करेगा। तो ये प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जांपल हो गया। एक से ज्यादा इफेक्ट आपको दिख रहा है, सॉरी दो से ज्यादा इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंगल जीन कॉज कर रहा है दो से ज्यादा इफेक्ट, तो ये भी प्लियोट्रोपी आपको समझ में आ रही होगी, राइट। अब इसके बाद एक एग्जांपल और है, ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल हमने कवर कर लिए हैं, लंबा हो रहा लेक्चर, बट देख लेते हैं, किसी से भी कोई भी सवाल आ सकता है। अब हम लोग यहां पे प्लियोट्रोपिक जीन इन कॉटन प्लांट में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक जीन है, कोई भी हम मान लेते हैं जीन है, क्योंकि हमको समझना प्लियोट्रोपी, इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक से ज्यादा इफेक्ट कॉज कर रहा है, वो इफेक्ट कौन से उन्हें ध्यान में रखना है। ये जीन यहां पर लिंट इसको रेगुलेट कर रहा है। लिंट मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टेम पर या समटाइम लीव्स पर भी आपको दिखाई देगा, उसके स्ट्रक्चर को ये रेगुलेट करता है। लेकिन केवल यही इतना नहीं करता है, ये हाइट ऑफ द प्लांट की क्या हाइट होगी उसको रेगुलेट करेगा, ओके। उसके अलावा नंबर ऑफ ओव्यूल्स, कितने ओव्यूल्स होंगे ओवरी के अंदर, उसको भी रेगुलेट करेगा। इसके अलावा साइज ऑफ कॉटन बॉल, जो कॉटन तैयार होगा उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है, या इंटरमीडिएट साइज का होगा, उसको भी ये रेगुलेट करेगा। और एक चीज और ये रेगुलेट कर रहा है जो कि वायबिलिटी ऑफ सीड है, यानी वायबिलिटी ऑफ सीड को हम लोग कैसे समझते हैं, किसी सीड की वो अवस्था जब वो जर्मिनेट कर सकता है, या वो ड्यूरेशन, हम लोग यही बोलते हैं ना कि किसी सीड एक साल तक के अंदर जर्मिनेट करेगा, कोई हजारों साल बाद भी जर्मिनेट कर सकता है, तो उसकी वायबिलिटी क्या होगी, उतने समय के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाएगी कि 10,000 साल है कि 1 साल है। तो यही जीन यहां पर वायबिलिटी ऑफ सीड को भी रेगुलेट करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्लियोट्रोपी के। एक बार फिर से मैं बता देता हूं प्लियोट्रोपी क्या है। प्लियोट्रोपी वह प्रोसेस है, वह घटना है जिसमें कोई एक जीन दो या दो से ज्यादा फिनोटिपिक ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, दिखाता है किसी एक इंडिविजुअल में। ये अलग बात हो सकती है कि कोई एक इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखे, डोमिनेंट फेज में दिखे, बहुत ज्यादा उभर कर सामने आए, और दूसरा कम समझ में आए, लेकिन शो जरूर करेगा। इसकी बेसिक वजह क्या है कि जो भी जीन है वो ऐसे एंजाइम्स या प्रोटीन्स को बना रहा है जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर इस जीन में कोई डिफेक्ट आ गया तो वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और अगर वो एंजाइम्स नहीं बना तो वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस जो एक सिस्टम में चल रही है वो डिस्टर्ब होगी, और अगर वो डिस्टर्ब होगी तो डिफरेंट फिनोटिपिक इफेक्ट नजर आएंगे। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे ह्यूमन में फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, साथ ही साथ प्लांट्स में भी देखे। तो ये प्लियोट्रोपिज्म था। उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है आपकी तरफ से हो, कोई सजेशन हो, तो जरूर अपडेट कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया बहुत बहुत।